नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस वक्त पूरे देश में सबसे चर्चित अगर कोई जज है तो यही मैडम है स्वर्णकांता जी। अब इनका 59 सेकंड का 59 सेकंड का एक वीडियो आ गया है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसके बावजूद जबकि ये लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कोई भी वीडियो अगर किसी जज का है और वायरल करने की कोशिश कोई करता है तो कंटेम्प्ट में आ जाएगा, कल को वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा। ये सारी चिंता छोड़कर लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और एक्स एक्स पर तमाम हैंडल्स पर ये वीडियो आप देख लेंगे 59 सेकंड पे। खैर हम भी दिखा देंगे, जब सब जगह है तो हम भी दिखा देंगे। अब ये वीडियो आया, केजरीवाल के 10 पॉइंटर सवाल थे, 10 पॉइंट में एक एक सवाल खुद में सबूत था, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने क्या कहा था, स्वर्णकांता शर्मा ने, वो सबने सुना, हमने भाव ने कल चर्चा भी की थी। अब विपक्ष, ये वीडियो आ गया, तमाम फोटोग्राफ्स आ गए, तो विपक्ष एकजुट हमलावर हो चुका है और यहां तक कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट पक्की है। मतलब जरूरी नहीं है कि सीजीआई बनने के बाद ही राज्यसभा सीट मिले रंजन गोगोई के बगल में, उससे पहले भी राज्यसभा सीट मिल सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। फोटो वगैरह दिखा करके बता रहे हैं, यानी विपक्ष अब सबूतों को लेकर के जुट गया है। भाव को लाइए, मैं सीधा खबरों पर आता हूं, वीडियो दिखा देंगे, सब कुछ जो जो हमारे पास है सब दिखा देंगे। भाई स्वागत है भाव। लेकिन इस सब के बीच शुरुआत हम कहां से करेंगे? वीडियो से नहीं करेंगे। जब पिछले 48 घंटे में केस छोड़ने की खबरें कि केजरीवाल का केस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे पूरे देश में चर्चा थी, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा सामने आती हैं और कहती हैं मैं नहीं केस छोड़ूंगी। भाई ये तो संस्था पर हमला करने जैसा है, केस छोड़ दूंगी तो लोगों को लगेगा कि जज जो है ये वाकई मैनिपुलेट होते हैं, मैनेज होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। इसी 48 घंटे में आपको खबर है क्या, एक जज ने एक केस छोड़ दिया, एक केस से खुद को अलग कर लिया। आप सोचेंगे कल जो हमने बताया था जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, वो है ना, जस्टिस विशाल मिश्रा नहीं, स्वयं जस्टिस सूर्यकांता। इन्होंने एक तरफ ये ताल ठोक रही थी कि मैं केजरीवाल का केस कैसे छोड़ दूं, छोड़ दूंगी तो न्यायपालिका से भरोसा घट जाएगा, ये तो न्यायपालिका पर हमला है। और दूसरी तरफ यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नरेश बाल्यान के केस से खुद को अलग कर लेती हैं और वो मकोका के मामले में जमानत याचिका थी। क्यों अलग कर लिया? इतने गंभीर मामले से इतनी योग्य जज को क्यों अलग होना चाहिए? वो तो और महत्वपूर्ण मामला था, नहीं होना चाहिए था। उसमें रंगदारी फिरौती जैसे मामले जुड़ा मामला था, वो माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला था, उन सब पर सख्त एक्शन लेने का मौका था, या जो भी न्यायिक रूप से जो भी उचित होता, आप योग्य हैं, आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र थी, उससे अलग कर लिया एक मामले से। और दूसरी तरफ कहने केजरीवाल वाला तो मैं ही सुनूंगी, इसी में तो पूरा न्याय देश का छिपा हुआ है, पूरे देश का इंसाफ एक जगह पर आकर के टिका है और छिपा है। अब लाइए हेडलाइन दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको भी यकीन हो जाए। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने नरेश बालियान के केस से खुद को अलग कर लिया है, और खुद को अलग ही नहीं किया, उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने इसका कोई कारण भी नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों अलग किया। ये देखिए, अलग कर लिया, आगे अलग करते समय लोग वजह बता देते हैं कि इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, फलाने परिचित हैं, या जैसे विशाल मिश्रा ने जब केस से अलग हुए तो बता दिया भाजपा के विधायक ने मुझे फोन किया था। अब भाजपा विधायक फोन करेगा तो हम कैसे केस सुनेंगे, उन्होंने अलग कर लिया था। अभी जस्टिस सुभाष ने जो है अपने आप को अलग किया राहुल गांधी वाले केस से, उन्होंने तो अदालत में सबकी पोल खोल दी कि जो है वहां का अधिवक्ता जो सरकारी था उसने भी गुमराह किया, जो वादी है उसमें विघ्नेश शिशिर भाजपा का मोदी का चेला,
उसने भी जो है अदालत को बदनाम किया। वजह बताते हैं ना सब लोग, मैं तो एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं कि इन्होंने कोई वजह नहीं बताई। देखिए हेडलाइन दूसरी लगा के पहले से रेडी रखे हैं लोग हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। अब उसके बाद जब वजह नहीं बताई तो इन सब मामलों पर तुलना तो होगी भाई। आप जज हैं तो खुदा और भगवान तो नहीं है ना, अब सवाल तो होंगे। राज्यसभा की सीट पक्की कर ली, जस्टिस स्वर्ण कांता ने दिया झटका तो बिफरे आप नेता। भैया जरा दिखा दीजिए भीतर थोड़ा सा खबर के, लाइए थोड़ा रफ्तार बढ़ा लीजिए प्लीज। हाई कोर्ट जज शर्मा द्वारा केजरीवाल से जुड़े केस पर झटका मिलने से आप नेता बिफरे हुए हैं। विनय मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में जज स्वर्णकांता शर्मा की कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट की और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जज साहिबा बार बार एक राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम में शामिल होती हैं। सिर्फ शामिल ही नहीं बल्कि पुरस्कार अपने हाथों ग्रहण भी करती हैं। जब विरोधी विचारधारा के नेता सवाल उठाते हैं तो उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। राज्यसभा की सीट तो मानो पक्की ही है। अद्भुत, सच में अद्भुत। आखिर और क्या चाहिए, तस्वीर में चेहरा पहचानिए। अब हो सकता है इन पर भी एक केस हो जाए, लेकिन गलत क्या लिखा है। एक ही संगठन में आप जाओगे और जाने पर आप क्या, आज मैं वीडियो दिखाऊंगा 59 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए वो प्रसन्नता। वो वीडियो ये साबित करता है कि ये मानसिक रूप से, अंतःकरण से, कहते ना मैं अंतःकरण से शपथ लेता हूं, ये अंतःकरण से संघी और भाजपाई मानसिकता से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो की लाइन सुन करके जिसको ये न यकीन हो उसका उसका फिर ईश्वर ही मालिक है और संघ ही मालिक है। लेकिन उससे पहले जरा जो विपक्ष हमलावर है वो सुनवा देते हैं। जरा सुनवाइए सौरभ भारद्वाज को। केजरीवाल जी ने ऑनरेबल हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के सामने रखा कि हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, हमारे मन में यह संदेह है कि इस अदालत से, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की अदालत से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी एप्रीहेंशन है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट के आम सामने उस कोर्ट का बायस साबित किया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है कि एक्चुअल बायस को साबित किया जाए। रीजनेबल एप्रीहेंशन ही बहुत है, उपयुक्त है। और 10 पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। उसमें मुख्यतः 2 पॉइंट जो साधारण जनता को समझ में आते हैं, मेरे जैसे लोगों को समझ में आते हैं, वो ये हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों वकील हैं और दोनों ही केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल पर हैं। सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से। और पैनल के अंदर तो बहुत सारे वकील होते हैं, दर्जनों होते हैं, मगर किस वकील को कौन सा केस मिलेगा यह तय करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वो तुषार मेहता जो अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, एक्साइज के मामले में केंद्र सरकार यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश होते हैं, वो तुषार मेहता रोजमर्रा में ये डिसाइड करते हैं ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो। जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण कांता जी के पुत्र हैं और पुत्री हैं। जहां पे वो वकील जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ा है, वो सॉलिसिटर जनरल जो देश का सबसे बड़ा वकील है सरकार की तरफ से, वो रोज तय करता है कि इतने मुकदमे हम स्वर्ण कांता जी के पुत्र को देंगे। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो है
मेरे मन में संदेह पैदा करता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और भरी कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, एफिडेविट में लिख के कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल आपके पुत्र और पुत्री को रोज केस असाइन करता है, और वो मुफ्त में तो होता नहीं है, उसके लिए पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, बेनिफिट है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट है। उस बेनिफिट की वजह से हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आती है कि क्या उन सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ फैसला देते समय ये कोर्ट या उस सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में फैसला देते वक्त ये कोर्ट बायस नहीं होगी। ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है जो कोर्ट के सामने रखी गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं साहब, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता तो भाई नहीं पड़ता। पब्लिक को पता है किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, पब्लिक बताए फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब हम जरा उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भैया जरा दिखाइए, पोस्ट एक दिखा दीजिए, एक पोस्ट दिखा दीजिए, एग्जाम्पल के लिए खाली, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, लाइए। अब ये पढ़िएगा भाऊ। दिल्ली हाई कोर्ट, खबर यहां शुरू होती है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता जी मंच से इस बात को स्वीकार कर रही है कि जब जब वो आरएसएस भाजपा के कार्यक्रमों में जाती हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। आरएसएस ने जब उनको निमंत्रण दिया तब वह फैमिली कोर्ट की जज थी। जब दूसरे साल आरएसएस का निमंत्रण मिला तो वो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज हो गई, और तीसरे साल जब आरएसएस का निमंत्रण मिला तो हाई कोर्ट की जज बन गई। गजब है। ये संघ वालों, भाऊ आपको तो पहचानते हैं संघ वाले, बोलिए हम लोग को कभी बुलाया करें, एक आध बार बुला लें। कुछ नहीं तो प्रेस क्लब के अध्यक्ष बन जाएंगे, इस रफ्तार से पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ हमारे संघ के, मेरे जो संघ में जो मेरे संबंध है या जो संघ से मुझे लोग मिलते हैं, आशीष जी क्या करूं मैं, आपकी भी वही हालत है, वो मेरी भी वही हालत है। बीजेपी के नेता मिलने आते हैं, इस खंडे पे सर रख के रोने आते हैं। संघ वाले आते हैं, वो भी अपना दुख व्यक्त करने, बेचारों के पास दुख व्यक्त करने की जगह नहीं है, हम पे दुख व्यक्त करते हैं। कांग्रेस वाले आते हैं जो वेणुगोपाल से त्रस्त है, वो भी आके अपने पास दुख देते हैं। सब अपना दुखौड़ा रो रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन करवाने वाले जो है वो अपने पास कभी नहीं आते। वो तो अलग जुगाड़ में, वो तो अब संघ में भी लाइजनिंग शुरू हो गई है, संघ भी वाले भी लाइजनिंग करने लगे हैं। तो वो उनका यदि वो ऐसा कहती है आशीष कि मैं जब भी संघ के कार्यक्रम में आती हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलता है, और वो 3 बार आई और 3 बार प्रमोशन मिला उसको, ऐसा वो कहती है स्वयं, तो उसके बाद और क्या बचता है ये बोलने के लिए? भाऊ जो है ना, हम लोग क्यों बोले, जो है उन्हीं की जुबानी सुनवा देते हैं पहले। उसी की जुबानी सुनवा दो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ताकि लोग भैया कंफर्म। वीडियो चला दीजिए, वीडियो चलाइए। जब आपने उसके अगले साल मुझे आमंत्रित किया तो मैं उससे एक स्टेप आगे फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी। उसके अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थी, और जब आज आपने मुझे आमंत्रित किया तो आपने मुझे, बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया। धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप मुझे यूं ही बुलाते रहे और बाबा मुझे कुछ कुछ बनाते रहे। प्रभु तेरी मर्जी है मैं वो हो जाऊं जो ये, प्रभु मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इस चीज से आरंभ करते हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। जब ये जो नए कानून आए हैं, इन पर जो बहस शुरू हुई, और इसकी बहस अभी पिछले 2 महीने से जगह जगह पर। इसमें 2 बातें हैं। एक तो पहली बार आई सब बताई हैं, दूसरी बात मुझे जो ज्यादा और भी ज्यादा मुझे खटकी है, प्रभु मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, चंद्रचूड़ की बड़ी दीदी हैं। ये दूसरी बेला त्रिवेदी होने जा रही है, आप चिंता ना करो। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। ये प्रभु नहीं बनाते सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज। नहीं भैया,
हमारे यहाँ प्रभु का बड़ा रोल है। वो प्रभु कौन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक तो जज हमारे महामहिम प्रभु को पूछते हैं कि मैं क्या केस का निर्णय दूं। वही जज अपने घर में प्रभु की प्रतिष्ठापना करते हैं और प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और महिमा मंडन करवाते हैं, खुद का वीडियो रिलीज करके कि हमारे यहाँ गणपति की आरती में एक प्रभु की आरती में दूसरे प्रभु आए थे। एक कहती है कि मुझे प्रभु ने देखी है फैमिली कोर्ट से सेशन जज से हाई कोर्ट बना दिया। ये प्रभु कौन है? ये सुरेश प्रभु भी नहीं है, प्रभु चावला भी नहीं है। ये है कौन प्रभु? क्या वो अविनाशी प्रभु है कि क्या नागपुर वाले प्रभु है या सिस्टम के प्रभु है? अब इसके बाद भी यदि वो कहे कि मुझे बुलाया जा रहा है, जो भगवान के भरोसे प्रमोशन लेती हो उससे न्याय की अपेक्षा कैसी करनी भैया? आप आस्तिक हो सकते हो, ये आपकी वैयक्तिक चॉइस है। मैं आस्तिक हूं, मैं बोलता हूं मैं आस्तिक हूं, लेकिन मेरे विश्लेषण में आस्तिक होना झपकना नहीं चाहिए। मैं आस्तिक हूं और हिंदू धर्म को मानता हूं, इसका मतलब आसाराम बापू को सर पे लेके नाचने वालों में से मैं नहीं हूं। क्योंकि जब विश्लेषण करने बैठेंगे तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, और संविधान को धर्म नहीं है, जाति नहीं है। संविधान सबको समकक्ष, भिखारी और राजा। मुकेश अंबानी का चपरासी ड्राइवर और मुकेश अंबानी एक है, एक प्लेटफॉर्म पे। ये संविधान ने दिया है। तो जो भगवान भरोसे ही सब कुछ करते होंगे वो देश भगवान भरोसे ही छोड़ेंगे, न्याय भी भगवान भरोसे ही है। ये प्रभु माने ये संघ की विचारधारा है आशीष, कि मैं संघ की विचारधारा को टो करती हूं, इसलिए मुझे प्रमोशन भी मिलता है। पहली बार बुलाया तो प्रमोशन मिला, दूसरी बार बुलाया तो प्रमोशन मिला, तीसरी बार बुलाया तो और प्रमोशन मिला। तो जो संघ की विचारधारा के लिए आएगा वो संघ के विरुद्ध बोलने वालों को कैसा न्याय दिलाएगा? और पूरे आप केजरीवाल जी ने कोई बदतमीजी नहीं की, हर ऑनर करके बोलता गया, और ऑनर आई ओनली हैव डाउट इन माय माइंड, ऑनर। क्योंकि आप जिस मंच पे जाती हो, जो विचारधारा है, उनका हम राजनीतिक विरोध करते हैं। और बच्चों का तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सामने दिखता भाई, सामने है। आपके बच्चे सरकार में हैं, पैनल पे, मतलब सरकार के लिए काम करते हैं ना, तो आप सरकार के खिलाफ कैसा आदेश दे सकती है कोई? हमने तो ये भी कहा कि कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लताड़ता हुआ कोई इनका निर्णय है तो वो भी जरा सामने आ जाए, तो दिखे कि मैडम कहीं तो न्यायपालिका के साथ प्रतिबद्धता अपनी बता रही है। और इसके बाद क्या लंबा चौड़ा कि मैं क्यों नहीं अलग होना चाहती हूं, कि लोगों का विश्वास, अब वो नरेश बलियान के मामले में लोगों का विश्वास कहां गया? क्या गैंगस्टर से डर रही है आप? क्या न्यायपालिका डर गई क्या? क्योंकि नरेश बलियान पे जो मौका लगाया है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 1991 का एक्ट है, वो जो लगा है वो इसलिए लगा है कि कपिल संगवान नाम का जो माफिया है उसके साथ उसके लिंक बताए जाते हैं। तो न्यायपालिका डर गई क्या? कपिल संगवान के कोई मैसेज तो नहीं आया? क्या हुआ? जैसा आप क्यों नहीं अलग हो रही इसका कारण देती है, वैसा क्यों अलग हो गई इसका भी कारण देना होगा। दो बातें हैं बड़ी क्लियर। आपने क्यों नहीं अलग होना चाहती केजरीवाल के मानने पे भी, तब तो आपने नहीं कहा कि मैं अलग नहीं होंगी, दैट्स इट।
तब आपने पूरा कारण गिनवाए, लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा नहीं। तो दूसरे ही दिन नरेश बलियान के मामले में न्यायपालिका का विश्वास क्यों नहीं उड़ेगा? जनता का सोच रातों रात बदल गया। कारण बताइए, क्या न्यायपालिका को धमकी दी गई है? मुझे डर लग रहा है। क्या हमारे न्यायाधीश को गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं? क्या आपने बेल नहीं दी तो उड़ा देंगे, ऐसा कुछ बोला है? क्योंकि वो गैंगस्टर है कपिल सांगवान। ये बोला जाए, भाई मेरे मन में तो यही डाउट आएगा ना, इस केस से अलग क्यों? वजह बताया क्या नहीं। पहले कभी आप नरेश बलियान के वकील रहे हैं? नरेश बलियान आपके पड़ोस में रहता है? नरेश बलियान के साथ कोई आपके संबंध है, हित संबंध? आप बताइए, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो आप मानती नहीं, ये तो आपके पल्ले है ही नहीं। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नाम का क्लॉज निकल गए, विचारधारा वाला क्लॉज निकल गए। अब नरेश बलियान में क्यों? इसमें दो ही चीजें हो सकती है, वो और दो ही चीजें छोड़िए। ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि जिस जिस निर्लज्जता से अब न्यायपालिका भी काम कर रही है, उससे यदि ये रिलेशन में भी हो, इसका कोई इंटरेस्ट भी हो साथ में, उसमें तो कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं, इनका एक क्लॉज ही नहीं है। तो इसका मतलब धमकी मिली है, ये मुझे लगता है। नहीं और नहीं, बिना न्यायपालिका मिले ने ही नहीं हो है। नहीं, नहीं, बिना मिले भी ये हो सकता है कि लगे कि अरे ये लफड़ा हमारे लायक नहीं, इसमें क्या फायदा है, इसमें न सरकार का हित है न किसी का, ये नहीं लफड़ा नहीं क्यों नहीं लेना। नहीं नहीं, आशीष, ये भी आम आदमी पार्टी का एमएलए है, हाँ एक्स पता एमएलए। है, था। अब था हाँ अब नहीं है। हाँ, हम्म, अब नहीं है, हम्म, शायद उसकी पत्नी लड़ी थी। हम्म। तो नरेश बलियान का तो आम पॉलिटिकल करियर भी है, पॉलिटिकल पर्सन भी है। अच्छा, एक पॉइंट यदि और भी फिर है। केजरीवाल जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी का, उसका केस आपको लेना ही है, उसने 10 आरोप लगाने के बाद, नरेश बलियान की तरफ से कुछ भी आरोप नहीं, लेकिन उससे आप रेस्क्यू हो गई है, तो कारण क्या है? एक मैं स्टेटमेंट पे आता हूं, इनके स्टेटमेंट में इन्होंने जब कहा कि हम केस से अलग नहीं होंगे, मैं हो जाऊंगी तो न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी, और उसमें इन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रमों में कोई बुलाता है तो जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ वजह भी बताई थी। कल आपने हमने कार्यक्रम किया था, वजह बताई थी कि जो है न्यायिक विषय पर परिचर्चा होती है, उसमें न्यायिक मामलों पे जो है कानूनी विषय पर थोड़ा सी परामर्श देने के लिए, परामर्श और इसके लिए जाते हैं जज। ये परामर्श दे रही थी, पिछली बार बुलाए तो यहाँ थे, फिर बाबा ने की कृपा हुई फिर यहाँ गए, अगली बार बुलाए फिर यहाँ गए, ये बताने के लिए। ये जज जज की एक जस्टिस का किसी भी कार्यक्रम में जाकर के और एक खास संगठन राजनीतिक विचारधारा के कार्यक्रम में जाकर के ऐसा फेमिलियर, ये देखिए, देश को सभी लोग नेता समझते हैं मूर्ख तो मान लीजिए, ठीक कोई बात नहीं है। अब जुडिशरी और नौकरशाही भी मूर्ख समझने लगे तब तो इस देश की जनता जाए कहाँ। ये जो उनके बातचीत है भाषण उद्धव से, सेन की, ये उनके कैसी बात। भाई, हमने नागरत्ना को सुना, हाँ। हमने दवे जी को सुना, हमने चंद्रचूड़ को भी सुना, हमने भूषण गवई को भी सुना, ये भी लोग जाते हैं भाषण देने, हम्म, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं कहा कि पहली बार जब मैं भाषण देने आया था इस व्याख्यान माला में तो मैं हाईकोर्ट में एलिवेट हुआ था, दूसरी बार आया तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ है, अब तीसरी बार आओगे तो शायद मैं कुछ इससे भी ऊपर लॉ मिनिस्टर बनूंगा या ऐसा कुछ, ये तो किसी ने नहीं कहा। ये जो आत्मीयता के तार जुड़ जाते हैं ना, तब ऐसी बातें निकलती है कि आपने पहली बार मुझे कहा तो ऐसा हुआ, दूसरी बार कहा तो ऐसा हुआ। ये आत्मीयता है। निर्भय बनो विचार मंच पे चुनाव के समय हम भी लोकतंत्र और संविधान के ऊपर बोलने के लिए हर जगह व्याख्यान आयोजित थे महाराष्ट्र में। आप ही ने, मतलब आपने मेरे लिए इतनी व्यवस्था कर दी थी कि मैं जाके भाषण दे पाऊं। लेकिन आशीष, जब मेरे गांव में, जिस गांव में मेरे पिताजी की उम्र गई, जिस गांव में मेरा बचपन गया, उस गांव में जब भाषण रखा गया
तो मेरे इमोशंस बाहर आ गए, क्योंकि मैंने जिस गलियों में मैं खेला था, जिन लोगों के कंधों पे मैं खेला था, वो लोग वृद्धावस्था में मुझे सुनने आए थे। तो बाकी जगह के भाषण और इस भाषण में फर्क है। बाकी जगह मैं संविधान पे धारा प्रभाव जो बोल रहा था, लेकिन आरनी में वो भाषण मेरा, मतलब पहली स्टार्टिंग के 10 मिनट तो मैं यही बताता गया कि मैं इसको नमस्ते करूं, उसको वंदन करूं, उसको वंदन करूं। ये सामने लोग बैठे हैं जिनके कंधों पे मैंने खेला, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, उनके सामने मैं क्या प्रबोधन करूंगा? मैं अपने आप को, मुझे समझ ऐसा स्थिति में हूं। तो वो भाषण मेरा बताता है कि मैं मेरे गांव में मेरे अपने वालों के बीच में गया था। ये वैसा ही भाषण है इस मैडम का। वो अपने वालों के बीच में जाके अपने मन की चीज शेयर कर रही थी कि मैं पहली बार आई तो मैं यहां थी, दूसरी बार आई तो यहां थी, तीसरी बार अब बाबा मुझे कहां ले जाएंगे। ये आत्मीयता है, और आत्मीयता होना बुरी बात नहीं है। आप भी आत्मीय हो सकते हो, हम भी आत्मीय हो सकते हैं, लेकिन फिर आप आत्मीयता है आप में तो आप दिखा रही है, तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरी संघ से प्रतिबद्धता है और आत्मीयता है, इसमें दो मत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं आपको ऑब्जेक्शन है, मैं भिजवाती हूँ आप किसी और जज के पास। हाँ, अब बहुत सीधी लेकिन सपाट नहीं, बात थी। वो अड़ी रही, रिकॉर्ड पे चीजें ली। वो पूरा जब डिस्कशन आप सुनोगे एग्जैक्टली, उसके वीडियो है मार्केट में। केजरीवाल क्या बोल रहा है, मैडम कभी कभी मैडम केजरीवाल के मुंह में शब्द डालने के बदले यू वांट टू से दिस, केजरीवाल ने बोला नो मैन, प्रिसाइजली व्हाट आई एम सेइंग इज दिस। ओके, फिर उसने नोट करवाया, पूरा लाइव है वो। उसके बाद वो कहती है कि भाई ये आरोपों में तथ्य नहीं, तुम्हारे बेटे सरकार के लिए काम करते, तथ्य नहीं। जो सरकार के विरोध में लोग जो बोल रहे हैं वो तुम्हारे कोर्ट में कैसा न्याय मिल सकता है? क्या आपके बेटे आपसे अलग हो गए? आप बोल सकते हो बचपन से मेरे से अलग है वो अपने मामा के यहाँ पले पड़े हैं, हमने पाला ही नहीं बच्चों को, कोई संबंध नहीं मेरा। तो वो भी समझ में आता है, बच्चे बिल्कुल आपके हैं, आपके आशीर्वाद से ही वो उसमें हो गए। कई बेहतरीन लॉयर पढ़े हैं दिल्ली में, बीजेपी में ही पढ़े हैं। क्योंकि जब नहीं इनके नहीं, बच्चों के बारे में मैंने पूछा और बीजेपी के वकीलों को पूछा जो बीजेपी के लिए झंडा लेके घूमते हैं, उनकी भी दुखती रग दब गई। वो भी बिल्कुल इमोशनल होके बोल रहे हैं, बोले क्या करें भैया, हम बीजेपी के लिए क्या करें, हम तो चद्दर उठाने वाले ही रह गए अल्टीमेटली, जगह तो उन्हीं को मिलती है ऊपर। हाँ, बोले अब क्या है, प्रभाव होता है, आप तो जानते हो भाऊ, क्या बोलूं मैं। और तो ये तो वो है दोनों ही। बेटा बेटी धुआं धुआं किए पड़े हैं, इतने केस हाँ, मिलते हैं। और बिल्कुल। ये कह रही थी मैडम ने कहा क्या कि नेता का बेटा नेता बन सकता है तो जज का बेटा वकील क्यों नहीं बन सकता? अरे बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेता का बेटा सीधा प्रधानमंत्री बन जाए। नेता का बेटा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन मैं जाता, क्या नेता का कह रहा बेटा हूँ, नेता बनता है। आपका मैं बेटा बोल रहा हूँ, सीधे तुषार नहीं, मेहता से केस उठा रहा है। नहीं, नेता का बेटा नेता बन सकता है, लेकिन उसको भी चुनाव लड़ना होता है, हम्म। उसको भी चुनाव लड़ना होता है। पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है, लेकिन उसको लिखना पड़ता है। यदि उसको लिखना नहीं, नहीं आए तो नेता नहीं का बन बेटा सकता। नेता भी प्रोसेस से डॉक्टर फॉलो का करता बेटा है। भी डॉक्टर बनता है, लेकिन उसको डिग्री लेनी होती है। नहीं, डिग्री तो ये भी लिए होंगे, डिग्री आपका बेटा, तो मैंने बोला आपका बेटा मध्य प्रदेश में काम करे ना जाके। हम्म। कई जजेस हैं, कई जजेस हैं जिनके बच्चे काम बिल्कुल वकालत करते, लेकिन उसे को दिल्ली में नहीं आते। वो अपने स्टेट में वकालत करते, बोलते दिल्ली में नहीं करेंगे क्योंकि पिताजी सुप्रीम कोर्ट में है। और बहुत यहाँ सारे उनकी हैं। जगह बैठी। एक रिटायर्ड जज आते हैं ना हम लोग के हाँ, पास, एक उनकी रिटायर्ड बेटी है ना, जज गुजरात के बेटी। रिटायर्ड हो गए, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के मदुरई बेंच से रिटायर्ड होने के बाद 2 साल तक वो आदमी कुछ न करता रहा। वो बोला 2 साल का कूलिंग पीरियड ये मैंने अपने आप के लिए रखा है, हाँ। नहीं तो हाईकोर्ट से रिटायर्ड हुआ जज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 साल तक मैं कूलिंग पीरियड रखूंगा, ये मेरे मोरल्स है। ये मोरल की, और ऊपर से ये जो एक पूरा का पूरा, मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कंपनी है, ये कंपनी है, सिस्टम। एक वैभव सिंह नाम के कोई प्रखर अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक पीआईएल डाला है, जनहित याचिका,
उस जनहित याचिका में है केजरीवाल, संजय सिंह, दुनिया भर के सारे नाम जो है कि इन सब पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। उसमें मतलब पूरा का पूरा विनय मिश्रा, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन सब पे अवमानना चला दिया वो जाए। सही है। अभी उसमें क्या हो सकता है, हम लोग का भी नाम आवे, उसमें- रवीश का नाम डाल दिया है, रवीश का नाम डाल दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल वो मुझे लगता है कि उसका वो सही है, हाँ। वो सही है, वो अवमानना है। इनने इतना कहना कि मैडम आपसे न्याय की अपेक्षा कैसे करेंगे, ये पूछने पे अवमानना है, जूता मारने पे अवमानना नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये बोलना कि ये देश तोड़ रहा है और देश जला रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ता है। तब ये जज कहाँ गया, ये तब वकील कहाँ गया था? क्योंकि तब सामने कौन था? निशिकांत दुबे, जिसके सामने खड़े होने की वकील साहब की औकात है क्या? मान तो आज चलिए तक संघियों का, मान और मान सम्मान ये सिर्फ संघियों का ही रह गया इस देश में और भाजपाइयों का। बाकी जितने भी लोग हैं इनका काहे का मान? क्योंकि जब तानाशाही सत्ता चलती है तो उसमें सिर्फ सत्ता के साथ वालों का मान सम्मान होता है और विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, उनका मान सम्मान नहीं होता। इतिहास गवाह है। ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी दी भगत सिंह को क्रिमिनल समझ के, मान सम्मान नहीं किया। वो तो शहादत होने के बाद इस देश ने आजादी के बाद सर पे उठाया, और तब ये जनता थी, मरी हुई जनता नहीं थी, तब जिंदा दिल्ली जनता थी। शहीद आजम बोला करते थे और पूरा राष्ट्र आंसू बहा रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश तानाशाही थे, उनके लिए क्रिमिनल थे। देश के लिए मान सम्मान, इसके लिए इनको लगता है कि ये केजरीवाल और ये जो लोग भी सवाल पूछते हैं सरकार से, हम भी जो सवाल पूछते हैं सरकार से, संविधान को सामने रख के या लोकतंत्र को सामने रख के, तो हम अवमानना करते हैं। उनका मान है, बाकी लोगों का नहीं है। 140 करोड़ के कीड़े मकोड़े हैं इस देश में, उन्हीं का मान है तभी लोग बैठे हैं कुर्सी हाँ। पे। इस देश में गरीब गुरबा नहीं रहता तो ये कुर्सी जो है ना, घर में लेकर के बैठो। ये देश का गरीब गुरबा आम आदमी है, तब ये कुर्सी पे बैठ करके मौज मार रहे। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं, और भी खबरें हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।